वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ फॉर रिहैबिलिटेशन इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़। ठीक है, तो ये जो बुक है ये आपकी सुलेमान है। ओके, ये मैं नोट्स भी बना सकती थी बट बुक के अंदर हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको नोट्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट बुक से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो फॉर मोर सच वीडियोज़। तो शुरू करते हैं। फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट अर्ली आफ्टर इंजरी, जैसे इंजरी अभी हुई है तो उसके बाद क्या हमारा जो है फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ पर जो है आपका पेशेंट बेड रेस्ट पर और इमोबलाइज, मतलब कि वो मूव नहीं कर पाएगा। फिज़िकल थेरेपी और अर्ली मोबिलिटी जो है वो शुरू हो जानी चाहिए जैसे ही सर्जन क्लियर कर दे कि पेशेंट को अब एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है। ओके, जो हमारी पहली गोल रहेगी, जो प्राइमरी गोल रहेगी, हमारा रहेगा कि पेशेंट की रिकवरी हो, अर्ली स्टेज से ही शुरू हो जाए, जिसमें हम उसको मोबिलाइज़ करना शुरू कर देंगे। और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए, हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन हो गई या ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमारे सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो हमें प्रिवेंट करने हैं। और पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि किस तरीके से उसके साथ, मतलब उसे क्या क्या प्रिवेंशंस रखने होंगे, कैसे मूव करना है, वो सारी चीज़ें जो है उसको हमें बतानी है। ओके, अब देखते हैं फिज़िकल थेरेपी एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे। इनिशियल एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले पेशेंट की हमें फ्रैक्चर साइट्स जो हैं वो सफिशेंटली स्टेबल होनी चाहिए। जब हम एग्ज़ामिनेशन में जा रहे हैं, मतलब जब हम उसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई ऐसे स्पेसिफ़िक प्रिकॉशंस जो सर्जन ने हमें बताए हों उस चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ड्यूरिंग दी अर्ली स्टेज ऑफ रिकवरी, जब रिकवरी की अर्ली स्टेज है तो एग्ज़ामिनेशन मेनली फोकस करे सेंसरी और मोटर फंक्शंस पर, रेस्पिरेटरी फंक्शंस पर, स्किन इंटीग्रिटी पर, पैसिव रेंज ऑफ मोशन PROM पर, और परफॉर्मेंस ऑफ अर्ली मोबिलिटी स्किल्स। तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे जहाँ पर अर्ली रिकवरी में हमें फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोटर और सेंसरी फंक्शंस पर, जहाँ पर हमें फोकस करना है। तो मोटर और सेंसरी फंक्शंस जो हैं असेस्ड हो जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर स्केल होता है जहाँ पर हम असेस करते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने अभी बनाई नहीं है बट मे बी इन फ्यूचर में बना दूँगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम मोटर फंक्शंस को असेस करते हैं तो हम MMT मैनुअल मसल टेस्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे बट हमें इसके अंदर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये प्रिकॉशन है कि जो मसल्स हमारी स्पाइन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उसमें हमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराना है। Forceful contraction of muscles that originate from the spine may cause instability at the fracture site। ठीक है, तो वो फ्रैक्चर उसको वहाँ पर करा सकती हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो स्पाइन है वो स्टेबलाइज अगर नहीं है और फुल्ली हील नहीं हुई है सर्जरी के बाद, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है MMT परफॉर्म करते हुए। ओके, दूसरा प्रिकॉशन हमें क्या रखना है कि जब भी आप टेट्राप्लेजिया के पेशेंट पर रेजिस्टेंस देते हैं शोल्डर में, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और पैराप्लेजिया में जब लोअर ट्रंक या हिप पर रेजिस्टेंस दे रहे हैं तब हमें वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो कंडीशंस में, टेट्राप्लेजिया और पैराप्लेजिया में शोल्डर पर ध्यान देना है टेट्रा में, और पैरा में देना है आपका लोअर ट्रंक और हिप पर। ठीक है, अगर सर्जन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर साइट स्टेबल है आफ्टर सर्जरी, अगर स्टेबिलिटी आ गई है फ्रैक्चर में आफ्टर सर्जरी, तो हमें इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो हमें ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं हमें ध्यान देना है। ओके, अब हमें और मसल ग्रुप्स की टेस्टिंग करनी है। जैसे इसके अंदर जो हमारा टेस्ट होते हैं ना, वो कुछ की मसल्स का ही टेस्ट होता है, लेकिन अब हमें कुछ और मसल्स की भी टेस्टिंग करनी होगी। जैसे कि हमें C5 मायोटोम्स की टेस्टिंग करनी है, तो हमें नॉर्मल स्ट्रेंथ बाइसेप्स की चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, जो बाइसेप्स होती है उसका C5 मायोटोम होता है, तो इसीलिए जो स्ट्रेंथ है, फिर हमें आगे डेल्टॉइड सुप्रा स्पाइनरिस की भी चेक करनी होगी जो कि C5 से ही इनर्वेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को चेक करने का। दूसरा अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी के अंदर यहाँ पर देखो हमारी मसल असेसमेंट होती है। ठीक है,
मसल असेसमेंट होती है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट को हम डिटरमाइन करते हैं, एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ चेस्ट एक्सकर्शन, वैल्यू ऑफ वीसी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी एंड लैक ऑफ एब्डोमिनल इनर्वेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, एंड टाइप्स ऑफ कफ। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी के अंदर। अब मसल असेसमेंट में क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी मसल्स होती हैं रेस्पिरेशन की, हमें उन्हें चेक करना होगा, जैसे कि डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अब इसमें हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट आपका ब्रीथिंग कर रहा होगा, ठीक है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल से, तो उसका जो एपीगैस्ट्रिक रीजन होगा ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जो एब्डोमिनल रीजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ, इन्हीलेशन में जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी मसल असेसमेंट में। अब यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको SCM, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, या फिर स्कैनी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है, दैट्स मीन कि वहाँ पर पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रहा है, जब आपकी प्राइमरी मसल्स जो हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, वो सही से वर्क नहीं कर रही हैं, तभी तो आपकी जो एसेसरी मसल्स हैं, SCM और स्केलिन, वो वर्क कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वीकनेस है और लैक ऑफ इनर्वेशन है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको देखना होगा, पेशेंट को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट तो वो चेंजेस ला सकता है। तो हमें जो है अनकॉन्शियसली इसको जो है रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना है। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 12 से 20 होता है पर मिनट्स के लिए। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, जैसे डायफ्राम अगर वीक है तो हमें क्या करना होगा कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट को जो है ना इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है, टिपिकली इंक्रीज। तो ये दो चीज़ तो हो गई हमारी कि मसल असेसमेंट और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ चेस्ट एक्सर्शन। अब चेस्ट एक्सर्शन क्या होता है कि आपने एक बार ब्रीथ इन किया, ठीक है, ये है बॉडी और ये आपकी चेस्ट, ठीक है। अब आपने एक बार ब्रीथ इन किया और एक बार ब्रीथ आउट किया, ठीक है। तो इस टाइम में जो चेस्ट थी वो कितनी बाहर गई और फिर कितनी अंदर आई, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, कि एक बार इतनी चेस्ट बाहर गई फिर इतनी नॉर्मल वापस आई, तो ये जो बीच का जो गैप है इसको कहते हैं चेस्ट एक्सर्शन। तो अब इसको चेक करने का मेथड क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो है मैक्सिमल चेस्ट एक्सर्शन जो है यूज़ किया जाता है, मतलब असेस किया जाता है टेप मेज़र से विद द पेशेंट जब सुपाइन के अंदर है। लेवल जो है इसका 2 एक्जिला और जिफॉइड प्रोसेस पर हम दोनों लेवल्स पर उसको मेज़र करेंगे। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो चेस्ट के डायामीटर को लेगा जब वो मैक्सिमल एक्सलेशन पर है और इन्हेलेशन पर है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा चेस्ट एक्सर्शन कहलाएगा। नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन जो होता है वो 2.5 से 3 इंचेस तक होता है, और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि पैराडॉक्सिकल चेस्ट मोशन हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसमें आपको समझाती हूँ कि जब उसने इनहेल किया, ठीक है, जब उसने इनहेल किया तो ऑब्वियसली जो उसकी चेस्ट होगी वो बाहर की तरफ जाएगी। ये इनहेल करते में आपने 2 जगह से मेज़रमेंट लिया, एक है आपका एक्जिला से और पेशेंट सुपाइन में है, ठीक है, ये सुपाइन पोजीशन में है अभी। एक लिया आपने एक्जिला से और दूसरा यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, एक आपने यहाँ से लिया, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने मेज़रमेंट लिया 2 बार, एक बार इनहेलेशन पर लिया, ठीक है, और दूसरी बार जब एक्सहेलेशन किया तो ऑब्वियसली जो चेस्ट है वो थोड़ा सा श्रिंक इन हो जाएगी, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से लिया, ठीक है, एक्सहेलेशन पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 2.5 से 3 इंचेस के बीच में आना चाहिए, ठीक है। जो वाइटल कैपेसिटी होती है, अब इसको हम आगे बढ़ के देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी पर मेन ध्यान रखना है अर्ली स्टेज ऑफ रिकवरी पर। ये जो है मेज़र करी जाती है विद द हैंडल्ड आपके स्पायरोमीटर से, ठीक है।
फोर्स वाइटल कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी सीक्रेशन और गैस एक्सचेंजेस जो है वो एयरवे मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोडक्टिव होता है। टिपिकली जो आपका अब लेवल ऑफ इंजरी से ना आप पता कर सकते हो कि किस पेशेंट के अंदर कितनी वाइटल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए। अगर इंजरी आपकी हाई सर्वाइकल लीजन पर हुई है, मतलब कि C3 पर, तो आपकी 25% जो है लेस देन होगी नॉर्मल इसे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ये मेज़रमेंट दे रखा है मैंने, यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लिख दिया है कि अगर C3 से ऊपर हो रही है इंजरी, ठीक है, अबव C3 है, तो यहाँ पर 25% लेस इन VC जो है वाइटल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली होगी पेशेंट के अंदर। अगर मिड कार्प सर्वाइकल के अंदर हो रही है तो 50% जो है लेस हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी, और लोअर सर्वाइकल के अंदर हो रही है या अपर थोरेसिक के अंदर हो रही है तो 50 से 75% तक जो वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और मिड से लोअर थोरेसिक में 70 to 80% वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यूज़ ऑफ वाइटल कैपेसिटी इन डिफरेंट स्पाइनल इंजरीज़। अब देखते हैं लैक ऑफ एब्डोमिनल इनर्वेशन, बिकॉज जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे एब्डोमिनल मसल्स को भी सप्लाई देती है। तो यहाँ पर लैक ऑफ फुल एब्डोमिनल मस्कुलेचर इनर्वेशन में बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर फुल एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं उसके अंदर सप्लाई नहीं जाती है नर्व्स की, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी होती है उनकी वो चेंज हो जाती है जब वो पेशेंट बैठता है, लेटता है, उसके कंपेयर में चेंज हो जाती है। सिटिंग में क्या होगा कि जो एब्डोमिनल मसल्स की इनर्वेशंस हैं वो आपकी एब्डोमिनल कंटेंट को आगे की तरफ फोल्ड कर देगी, और जो सेंट्रल टेंडन होता है ना डायफ्राम के अंदर, यहाँ पर जैसे कि पेशेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से पेशेंट बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पर जो इसका ये एब्डोमिनल है यहाँ पर कोई इनर्वेशन नहीं है, और ये इसका सेंट्रल टेंडन डायफ्राम का इस तरीके से है। तो यहाँ पर जितनी भी ऑर्गन्स है ना ये इसको फॉरवर्ड फॉल करा देंगे, इसको ये फॉरवर्ड फॉल करा देंगे और सेंट्रल टेंडन को नीचे की तरफ पुल डाउन कर देंगे, ठीक है, इन सिटिंग। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं डायफ्राम के अंदर, ये इंस्पिरेशन को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम जो है ना चेंजेस कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पर डायफ्राम प्रॉपरली जैसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वैसे नहीं होता है, जिसकी वजह से एक इनएफिशिएंट ब्रीथिंग पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ एब्डोमिनल मसल्स इनर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका अगर एब्डोमिनल मसल्स फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही हैं तो आपको एबिलिटी टू कफ और क्लियर एयरवेज में भी इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। वो पेशेंट प्रॉपरली उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, कफ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 तरीके के यहाँ पर हमें कफ बताए गए हैं कि कफ के फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। पहला है आपका 3 तरीके के कफ फंक्शंस होते हैं। पहला है फंक्शनल, दूसरा वीक फंक्शनल, थर्ड वन इज़ नॉन फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है, ये लाउड होता है और ये सफिशिएंट होता है एयरवेज को क्लीन करने के लिए। इसके अंदर क्या होगा, एक ही एक्सलेशन पर 2 से 3 बार कफ पेशेंट कर सकता है, ठीक है। वीक फंक्शनल के अंदर क्या होता है कि एक कफ प्रोड्यूस होगा एक एक्सलेशन पे और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। पेशेंट जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सीक्रेशन को ही रिमूव कर सकता है, क्लियर कर सकता है और थ्रोट को भी क्लियर कर सकता है। लेकिन नॉन फंक्शनल के अंदर क्या होगा, ये एक ट्रू कफ नहीं होता। यू कैन रीड आउट हियर, ये एक ट्रू कफ नहीं होता है और यहाँ पर जो है थ्रोट की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस केस में पेशेंट को जो है असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, बिकॉज बुक से पढ़ने की ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो। बुक से पढ़ना 1 से 4 चीज़ें पता पड़ती हैं, ठीक है, अगर बुक से पढ़ रहे हो आप। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बुक को परचेज़ नहीं कर पाते बिकॉज सुलेमान एक अच्छी खासी वैल्यू की बुक है। तो आई होप ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।